जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th नई प्रश्न बैंक 2021-22 के इकाई 1 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या आशय है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, इसके एक छोटे से भाग का अध्ययन जिस अर्थव्यवस्था में किया जाएगा उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था के एक छोटे से भाग का अध्ययन करती है, जैसे व्यष्टि उपभोक्ता, व्यष्टि परिवार, व्यष्टि फर्म आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत यंत्र क्यों है? देखिए, कीमत यंत्र का अर्थ होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, इस बात का अध्ययन किया जाता है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? कीमत यंत्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत यंत्र है क्योंकि इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है, जिसमें हमें जो भी रोज़गार मिलता है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मिलता है, और इसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व व नियंत्रण होता है। उत्पत्ति के साधन यानी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, यदि इन सभी पर प्राइवेट या निजी व्यक्ति का नियंत्रण हो तो इसे हम क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से क्या आशय है? केंद्रीय समस्याएं वे समस्याएं होती हैं जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जो उत्पत्ति के साधन होते हैं, उत्पत्ति के साधन यानी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, यदि इन पर सरकार का नियंत्रण है, गवर्नमेंट का नियंत्रण है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व यानी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, यदि इन पर सामाजिक यानी समाज या सरकार का स्वामित्व होता है तो इसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था मानते हैं। उत्पादन और वितरण सरकार द्वारा, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा और उनका वितरण किन लोगों के बीच में किया जाएगा, इस बात का निर्धारण समाज या सरकार द्वारा किया जाता है। आर्थिक नियोजन जैसे हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक कोई केंद्रीय प्राधिकरण होता है जो सरकार द्वारा निर्मित होता है, वो संपूर्ण देश के लिए आर्थिक नियोजन करता है, योजनाएं बनाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखिए। केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक छोटे से भाग व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन होता है। अवास्तविक मान्यताएं जैसे पूर्ण रोजगार, सभी लोगों को किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार नहीं मिलता, ये अवास्तविक मान्यता है। पूर्ण प्रतियोगिता यानी वस्तु की कीमत एक सी है, बहुत सारे क्रेता विक्रेता हैं, ऐसा नहीं, सामान्यता नहीं होता, तो ये क्या है? अवास्तविक मान्यता। दीर्घकाल के बारे में कीन्स कहते हैं कि हम मर जाएंगे दीर्घकाल में, तो ये भी क्या है? एक अवास्तविक मान्यता। तो ये आपको पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार और दीर्घकाल, 3 मान्यताएं याद करना है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में पाई जाती हैं और ये अवास्तविक हैं। व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त है। समग्र अर्थव्यवस्था
यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए जो व्यष्टि निष्कर्ष होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्ष एक व्यक्ति के लिए तो उचित होते हैं, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं होते। जैसे बचत करना एक व्यक्ति के लिए अच्छी बात है, लेकिन सभी लोगों के लिए बचत करना अच्छी बात नहीं है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। पहला है अर्थ के, यदि जो उत्पत्ति के साधन होते हैं भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, यदि इन पर सरकार का स्वामित्व है तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। यदि इन पर प्राइवेट यानी निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था। तो आपको केवल ये एक वर्ड याद रखना है कि उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व व नियंत्रण होता है और इसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व व नियंत्रण होता है। फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी आप क्या काम करेंगे, किस रोज़गार को करेंगे, इसकी स्वतंत्रता केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में नहीं होती, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में होती है। केंद्रीय नियोजन, जैसे हम पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाई जाती हैं, तो केंद्रीय नियोजन योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में तो पाया जाता है, लेकिन वो बाजार अर्थव्यवस्था में नहीं पाया जाता। ऐसे यदि हम प्रतियोगिता देखें, बाज़ार में कोई वस्तु है तो हर विक्रेता क्या सोचता है कि मैं कम से कम रेट पर ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु बेच दूँ। तो बाजार अर्थव्यवस्था में तो ऐसा होता है, लेकिन केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। पहला है निजी संपत्ति रखने का अधिकार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको अधिकार होता है कि आप इच्छा अनुसार वस्तु को कोई भी संपत्ति खरीद सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको अपने यदि आपने कोई मकान खरीदा है तो आपकी मृत्यु के बाद वो आपके उत्तराधिकारी को हस्तांतरित कर सकते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति खरीदने, उसका प्रयोग करने, उसका अधिकार उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने का अधिकार होता है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि आपको संपत्ति का कैसे प्रयोग करेंगे, किस व्यवसाय का आप चयन करेंगे, इसकी आपको स्वतंत्रता होती है। उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु का जो उत्पादन होता है वो उपभोक्ता की रुचि और अधिमान के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पहला है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। इसका अर्थ है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट लोग भी काम करते हैं और सरकारी लोग भी काम करते हैं। सरकार और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, लेकिन दोनों क्षेत्रों के बीच जो कार्य होता है उसका विभाजन होता है कि किस कार्य को सरकार करेगी और किस कार्य को प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र अपने अपने उद्देश्य अलग अलग होते हैं और वे अपने अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करते हैं। जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि कौन से कार्य गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा किए जाएंगे और कौन से कार्य प्राइवेट सेक्टर द्वारा किए जाएंगे। इसलिए ये क्या है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि जनप्रतिनिधि द्वारा दोनों के बीच में कार्य का विभाजन किया जाता है। आर्थिक नियोजन, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन किया जाता है। आर्थिक नियोजन के तहत क्या किया जाता है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लक्ष्य अलग अलग निर्धारित कर दिए जाते हैं कि कौन सी योजना सरकारी क्षेत्र के लिए होगी और कौन सी योजना निजी क्षेत्र कार्य करेगा। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का पहला कारण है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। आपके स्कूल खुलते हैं तो आपको कॉपी, पेन, बैग, कई चीज़ों की आवश्यकता होती है,
लेकिन आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। कॉपी आपको नई चाहिए, पेन और ड्रेस और बैग तो आप पुराना भी चला सकते हैं, तो ये आवश्यकता अधिक तीव्र है। तीसरा है सीमित एवं दुर्लभ। अब आपकी आवश्यकताएं तो इतनी हैं, लेकिन इनकी पूर्ति के लिए आपके पास धन क्या है, सीमित है और दुर्लभ है। इसलिए आपको इनके बीच में चयन करना होता है कि पहले आप किस आवश्यकता की पूर्ति करेंगे और बाद में किस आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण बताइए। आर्थिक समस्या जो है वो उत्पन्न होने के 3 कारण भी यही हैं: असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकता की तीव्रता में अंतर और सीमित और दुर्लभ संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो है क्या उत्पादन किया जाए, क्या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यानी अर्थव्यवस्था में मशीनें बनाई जाएं या फिर खाने पीने की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरा है कि कितनी मात्रा में हम मशीनें बनाएं और कितनी मात्रा में खाने पीने की वस्तुएं बनाएं, ये समस्या अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। वस्तुओं का उत्पादन कैसे हो? 2 तकनीक होती है, एक श्रम प्रधान जिसमें श्रमिक ज़्यादा काम करते हैं और मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है। दूसरी पूंजी प्रधान जिसमें मशीनों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है और मनुष्य का उपयोग कम किया जाता है। तो जिस देश में मनुष्य ज़्यादा है वो श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करता है, जिसमें पूंजी ज़्यादा है वो पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करता है। किसके लिए उत्पादन किया जाए? क्या अमीर वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए या गरीब वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए? यदि अमीरों के लिए उत्पादन किया जाता है तो उससे जीडीपी में वृद्धि होती है, और गरीबों के लिए उत्पादन किया जाता है तो उससे समाज के सभी लोगों के बीच में धन की समानता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। 3 ही याद करना है आपको केवल। पहला है अध्ययन का विषय, इसमें वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र वैयक्तिक इकाई यानी उसके एक भाग का अध्ययन करती है। दूसरा है मुख्य विषय, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय और रोजगार विश्लेषण है। समस्या समाधान, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण समाज से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। थैंक यू।